Hello everyone, welcome to our YouTube channel PCA Tech World by Paramount Computer Academy। आज की क्लास में हम लोग ओ लेवल के पहले पेपर की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पीसीए टेक वर्ल्ड के साथ। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि जो ओ लेवल होता है ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है और इस डिप्लोमा कोर्स को कंडक्ट करता है नाइलेट। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 4 पेपर होते हैं, जिसमें से पहले पेपर के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले पेपर का कोड मतलब M1 R5, M फॉर मॉड्यूल एंड R फॉर रिवीजन। इससे पहले जो सिलेबस चलता था वो रिवीजन 4 चलता था। अबाउट 2019 के बाद ये सिलेबस चेंज करके रिवीजन 5 अपडेट कर दिया गया। इस पेपर का नाम पहले पेपर का नाम कुछ और था रिवीजन 4 में। रिवीजन 5 में इस पेपर का नाम बदलकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि थ्योरी पेपर है तो पहला हमें पता है कि जो हम एग्ज़ाम होता है ओ लेवल का, इसमें 3 स्टेज होते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, देन प्रोजेक्ट। तो जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो चारों पेपर का होता है। जो आपके चारों क्वालिफाइंग पेपर हैं उन चारों पेपर का अपना अलग अलग थ्योरी एग्ज़ाम, उसका आपको एडमिट कार्ड मिलता है। आप पर्टिकुलर डेट को, फिक्स डेट होती है, कभी कभी आगे पीछे हो जाती है ना, तो फिक्स डेट में ही एग्ज़ाम होता है। उस डेट में जाके आपको अपना थ्योरी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना पड़ता है। जो थ्योरी पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। ये 100 मार्क्स का जो पेपर होता है इसको आपको टोटल 3 आवर्स में कवर करना होता है। ये 100 मार्क्स को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है 40 मार्क्स का एंड सेकंड पार्ट होता है 60 मार्क्स का। जो 40 मार्क्स का पोर्शन होता है उसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे फिल करना होता है। ओएमआर जानते होंगे, जैसे जो गोले गोले बने होते हैं उसमें फिल करना होता है। अब ये जो 40 मार्क्स का पोर्शन होता है इसमें 10 MCQ, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 ट्रू फॉल्स एंड 10 मैचिंग वर्ड्स। इन चारों क्वेश्चंस को मिला के टोटल 40 मार्क्स जो बनते हैं, ये आपको ओएमआर शीट पे इसका आंसर देना होता है। फिर उसके बाद जो 60 मार्क्स का पोर्शन होता है उसके लिए आपको शीट मिलती है। उस शीट पे आपको उसमें लिखना होता है, जो भी आंसर दिए क्वेश्चन दिए गए होंगे उनका आंसर कंटेंट वाइज आपको उस पर लिखना होता है। और वो शीट जो होती है ब्लैंक होती है, लाइन वाइज नहीं होती है। अब ये जो शीट्स आपको अवेलेबल होती है वहाँ पे आपको ऊपर क्वेश्चन बुकलेट में लिखा होता है, कोई 5 क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें से कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 4 के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हो सकता है, सपोज करिए 1, 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। और लेकिन पर एक क्वेश्चन, जैसे आपको जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो एक क्वेश्चन का पूरा सेट 15 मार्क्स का होगा। ये 15 मार्क्स भी फिर से डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में। सपोज करिए अगर 3 क्वेश्चन है, सॉरी, मान लीजिए अगर 3 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 5-5 नंबर के डिवाइड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स। इसी तरह से 15 इंटू 4 इक्वल्स टू 60 मार्क्स। ये होता है आपका थ्योरी पेपर। जब आप मैक्सिमम 2 और 3 पेपर्स फिल करते हैं उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उसी विद इन मंथ होता है, उसी मंथ के एंड में आपका होगा। तो उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी आपका एडमिट कार्ड आता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली, देन वाइवा, जो भी एग्जामिनर आएंगे और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे वो आपको शीट जो मिलती है उस पर लिखना होता है। जब आप सारे प्रैक्टिकल सहित जब आप सारे पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, या फिर आप 2 पेपर देने के बाद भी प्रोजेक्ट अपना सबमिट कर सकते हैं, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट से या डायरेक्ट मोड में जैसे कर रहे हैं तो रिलेटेड टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट्स बना के आप वहाँ सबमिट करेंगे नाइलेट को। तब जाके आपका जब प्रोजेक्ट सबमिट आपके प्रोफाइल पे दिखाने लगेगा उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट होता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की। जो हमारा पेपर 1 है उसमें सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की बात करें अगर तो इसमें टोटल 9 यूनिट्स होती हैं। इसके सिलेबस में टोटल 9 यूनिट होती हैं। 9 यूनिट में जैसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस यूनिट में आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर से रिलेटेड उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, उसके यूज़ क्या होती हैं, उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इसी यूनिट में कवर होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम
एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो जैसा कि हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स में सॉफ्टवेयर पढ़ चुके होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में 2 पार्ट्स होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन नहीं, बट हमें यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक स्पेसिफ़ाई करके ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे पढ़ना होता है सेकंड यूनिट में। इसमें जैसे आपको लाइनक्स, अब आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से ओपन सोर्स है, तो उस आधार पर यहाँ पर आपको उबंटू वगैरह के बारे में डिटेल्ड पढ़ना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट में। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट आती है आपकी वर्ड प्रोसेसिंग। इस यूनिट में ये प्रैक्टिकल बेस्ड यूनिट होती है, और अब जो सिलेबस चलता है वो उसमें लिब्रे ऑफिस का, ठीक है, पहले एमएस ऑफिस चलता था पर अब लिब्रे ऑफिस चलता है, और लिब्रे ऑफिस का आपको यहाँ पे राइटर पढ़ना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक स्किप है स्प्रेडशीट, ठीक है, एक स्किप है, टाइप मिस टाइप हुआ है यहाँ पे, एक है स्प्रेडशीट, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग के बाद आप स्प्रेडशीट पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट जैसे आपने एमएस ऑफिस में एक्सेल के बारे में सुना होगा वही, लेकिन यहाँ पे हमें लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स पढ़ने होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस में है कैल्क। तो जैसे एक्सेल पे काम होता था वैसे ही यहाँ कैल्क पे काम होता है। और ये स्प्रेडशीट, पूरी यूनिट का नाम क्या होगा? स्प्रेडशीट। फिर उसके बाद हम लोगों की नेक्स्ट यूनिट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स पीपीटी क्रिएशन। तो जैसे इससे पहले हम लोग एमएस ऑफिस में अपने पढ़ा होगा, या फिर किसी ने अगर कोई बेसिक कोर्स कर रखा हो तो पीपीटी से रिलेटेड आपने पावर पॉइंट पढ़ा होगा। पर यहाँ पे आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपके लिए वही लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है इम्प्रेस। पीपीटी के लिए आपको, प्रेजेंटेशन के लिए आपको लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस के बारे में यहाँ पे डिटेल्ड है, आपको डिटेल्ड इसको कवर करना है, ये भी प्रैक्टिकल पोर्शन ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ट्रिपल डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको इंटरनेट होता क्या है या फिर नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कैसे कैसे इसमें केबल वगैरह यूज़ की जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड है। और ट्रिपल डब्ल्यू कैसे आया, क्या होता है, इसी में सर्वर्स वगैरह के बारे में, क्लाइंट, सब सब कुछ इस वाली यूनिट में कवर हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग। ईमेल, जैसा कि हम लोग आज प्रेजेंट टाइम पे ईमेल का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो ईमेल के बारे में, कैसे उसका अकाउंट क्रिएशन होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, हर उसके पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ये आप ईमेल टॉपिक में पढ़ लेते हैं। फिर सोशल नेटवर्किंग लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप सोशल नेटवर्किंग के अंदर पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस मीन्स, आपने देखा होगा आजकल गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट होती है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट कनेक्ट होती है, ये ई गवर्नेंस के अंदर आता है। तो ई जीओवी मॉडल्स होते हैं, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। जैसा, जब से डिजिटल वर्ल्ड आया है तब से डिजिटल पेमेंट्स आए हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड एंड डिजिटल पेमेंट्स, तो जाहिर सी बात है अब हमें यहाँ पे जो चीज़ें पढ़नी है इस यूनिट में वो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होंगी। जैसे पेटीएम होता है, यूपीआई होता है, तरह तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना होता है। और जैसे इंडिया में है तो इंडिया में ये पेमेंट कैसे होते हैं, कौन कौन से संस्था इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। देन लास्ट यूनिट है आपकी ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स। इस यूनिट में क्या होता है, इस यूनिट में आप थोड़ा सा टच लेंगे आईओटी का, हल्का सा टच, या फिर कह लीजिए बेसिक नॉलेज आपको वैसे लास्ट पेपर ही फुल आईओटी है, बट आईओटी, बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कवर करेंगे। तो यही टोटल 9 यूनिट्स हैं आपको फर्स्ट पेपर में जो कवर करनी है, जिसमें से 3 जो यूनिट हैं वो प्रैक्टिकल हैं एंड बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब थ्योरेटिकल हैं। फिर उसके बाद अगर आप इसका सिलेबस, पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं कि पूरा सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस क्या है, तो ये जो लिंक आपको दिया गया है, आप इस लिंक पे विजिट करके इसका डिटेल्ड सिलेबस चेक कर सकते हैं। ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, कौन सी यूनिट के लिए आपको कितना टाइम, कितने लेक्चर्स, कितने थ्योरेटिकल, ये सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें डिटेल्ड सिलेबस है, आप यहाँ पे जाके साइट पे चेक कर सकते हैं। अब आप शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट यूनिट, और हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले कि फर्स्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो जाहिर सी बात है, जब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर जैसा आज आप लोगों को दिखता है, एक बड़ा सा, छोटा, बड़े तो नहीं कहेंगे, एकदम छोटे से कंप्यूटर आपके हाथ में घूमते हैं, आप स्मार्टफोन लेके चलते हैं, एक कंप्यूटर है। तो क्या पहले जब इसका ओरिजिन हुआ रहा होगा या जब इसके कॉन्सेप्ट्स आए होंगे तब क्या एक सिस्टम ऐसा ही था? नहीं, जब ये आया होगा तब इसका जो रूप रहा होगा वो कुछ और था।
अब ये बहुत मॉडिफाई हुआ है, बहुत अपडेट हुआ है, तब जाके ये आपके हाथ तक आया है, ठीक है। हम लोग अपने हाथ में लेके इसको घूम सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अपडेट हुआ है। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो कंप्यूटर था क्या? तो सब जब पहले क्या होता था, लोग जो होते थे, जो मैथमेटिशियन वगैरह होते थे, जो गणितज्ञ वगैरह होते थे, उनके पास एक समस्या आती, जब कहीं समस्या आती है तभी इन्वेंशन होती है। तो जब उनके पास एक समस्या आई ये कि वो कैलकुलेशंस करते थे, तो बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए उनको एक टूल्स चाहिए होते थे, कुछ मशीन चाहिए होती थी। तब वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर बेसिकली ओरिजिनल था क्या? तो एक कैलकुलेटर था। कैलकुलेटर से ही कंप्यूटर आया। तो कंप्यूटर जो होता है, पहली बात ये वर्ड कहाँ से आया? ये तो हमें पता चल गया कंप्यूटर था क्या स्टार्टिंग में। अब इंग्लिश में कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से, ठीक है? तो कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है और वर्ड क्या है? तो कंप्यूटर, ठीक है? जिस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट मीन्स गणना करना, टू काउंट यानी फिर भी गणना करना या सम अप, ठीक है? तीनों वर्ड्स का मीन है बस कैलकुलेशंस करना। और इसी वर्ड से, क्योंकि हमारा जो बेसिक कंप्यूटर था स्टार्टिंग में वो कैलकुलेटर ही था, इसीलिए कैलकुलेटर से कंप्यूटर, देन कंप्यूटर से कंप्यूटर, ठीक है। फिर बात करते हैं, बेसिकली वी कैन से दैट द कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटर। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर जो था एक कैलकुलेटर था नहीं, है भी। अब आज भी आप जो देखते हैं, जो भी चीज़ें आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, इसके पीछे हज़ारों करोड़ों कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है, तब जाके आपको डिस्प्ले होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे, बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। फिर अब जैसे आज आपको कंप्यूटर जो दिखता है वो इलेक्ट्रॉनिक दिखता है, मतलब बिजली या बैटरी दोनों से ऑपरेट होता है। क्या पहले ही ऐसा था? नहीं, शुरुआती कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होते थे, ये बाद में हुए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? तो बेसिक वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे पूछे आप कंप्यूटर का प्रयोग करते क्यों हैं, तो आपका वन वर्ड आंसर होना चाहिए कि बस इंफॉर्मेशन के लिए। क्योंकि कंप्यूटर का हम बस यही एक यूज़ करते हैं, जो भी इसको इनपुट देते हैं ये हमें बस इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा कंप्यूटर का और हम किसी पर्पज़ से काम ही नहीं करते। अब वो बात दूसरी होती है कि इन्फॉर्मेशन के टाइप्स चेंज होते हैं, जैसे म्यूज़िक अलग चीज़ हो गई, या फिर आप पीडीएफ या फिर वर्ड, जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें अलग-अलग चीज़ें हो गई। लेकिन है तो ये इन्फॉर्मेशंस ही ना, तो हम लोग बस कंप्यूटर का प्रयोग करते क्यों हैं? खाली इन्फॉर्मेशंस के लिए। या फिर अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। डिजिटल का मतलब ऐसी मशीन है जो 0 और 1 पे काम करती है, और 0 और 1 को भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी यहाँ पे हमें बस बेसिकली ही देखना है। जो कि क्या कर सकता है? कैन बी प्रोग्राम, जिसको प्रोग्राम किया जाता है टू कैरी आउट द सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। अच्छा, यहाँ पे आता है अरिथमेटिक और लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस, लॉजिकल का मतलब जैसे ग्रेटर इक्वल, इस तरह से, है ना। तो ये परफॉर्म तो करेंगे, बट यहाँ पे आपने कभी नहीं सोचा कि अरिथमेटिक वर्ड ही क्यों यूज़ होता है? अलजेब्रिया, मतलब अलजेब्रा भी तो होता है ना, मैथ्स में दो पोर्शन होते हैं, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। तो यहाँ पे लॉजिकल और अरिथमेटिक की जगह पे अलजेब्रा क्यों नहीं यूज़ होता है? क्योंकि कंप्यूटर जो होता है इसका जो आईक्यू होता है वो ज़ीरो होता है। कंप्यूटर का आईक्यू ज़ीरो होता है। कंप्यूटर कुछ सोच समझ नहीं सकता है, ठीक है। ज़ीरो आईक्यू होने की वजह से जब कंप्यूटर कुछ समझ नहीं सकता है, कुछ मान नहीं सकता है, तो अलजेब्रा में मानने पे ही डिपेंड होता है। तो मान सकता ही नहीं है तो अलजेब्रा बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वो बात दूसरी होती है कि ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं जिसमें हम लोग अलजेब्रा के कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर आती है बात फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में सिर्फ ये फुल फॉर्म किसी स्पेसिफाई करके किसी राइटर ने या फिर किसी मतलब वैज्ञानिक ने अपने विचारों में नहीं लिखा था, इसीलिए हम इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जैसा हमें सही लगता है हम लोग लिख लेते हैं। जैसा यहाँ पे है सी फॉर कॉमन यानी सामान्य रूप से, ओ फॉर ऑपरेटिंग यानी संचालित होने वाली। संचालित वर्ड यहाँ पे इसलिए, ऑपरेटिंग वर्ड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि कोई भी मशीन खुद से रन नहीं करती है, ठीक है, उसे ऑपरेट किया जाता है, उसे कोई चलाता है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड होता है ऑपरेटिंग। देन मशीन यानी यंत्र, पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, यूज्ड फॉर मतलब प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। फिर बात आती है फादर ऑफ कंप्यूटर की। कहीं से तो शुरू हुआ होगा ना कंप्यूटर का इवोल्यूशन, तो कंप्यूटर की शुरुआत हुई कहाँ से? वैसे पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, बट यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि फादर कौन है इसके। तो इसके फादर है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ये भी कहते हैं एक मैथमेटिशियन थे 18th सेंचुरी के।
इन्होंने डिज़ाइन किया था डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इस टाइप का इंजन होता था ये, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। बट इन्होंने ये जो इंजन्स बनाए थे ये भी कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ किए जाते थे, लेकिन दिक्कत ये आती थी इनके इंजन्स में मेमोरी नहीं होती थी। इनके ये जो इंजन थे इसमें मेमोरी नहीं थी, शुरुआती तौर पे यहाँ पे मेमोरी नहीं होती थी। और आपको पता है जैसे मान लीजिए अगर आप ही हो, अगर आपके पास मेमोरी नहीं होगी तो आपसे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी इनपुट जाए, कुछ भी आउटपुट जाए, क्या आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे ह्यूमन होता है, मेमोरी कंपल्सरी होती है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, भले वो समझने की चीज़ टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो। तो मेमोरी आवश्यक थी, तो इनके में कमी क्या थी, वहाँ पे मेमोरी नहीं थी। तो मेमोरी के लिए क्या किया, एक हरमन हॉलरिथ थे, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर वैज्ञानिक थे हरमन हॉलरिथ। इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने इसमें इंसर्ट करने के लिए पंच कार्ड बनाए। क्या बनाए थे? पंच कार्ड बना लिए। अब पंच कार्ड इन्होंने जो डेवलप किए थे ये होते क्या हैं पंच कार्ड्स? तो पंच कार्ड इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी। पंच कार्ड क्या होते हैं? एक मेमोरी होती है। इन्हीं का प्रयोग किया जाता था सिस्टम में प्रोग्राम देने का। तो जब प्रोग्राम की बात आती है तो प्रोग्रामिंग भी हुई होगी, तो प्रोग्रामिंग का श्रेय यहाँ पे जाता है लेडी एडा अगस्टा को। वो प्रोग्रामिंग करती थी और जिस लैंग्वेज में उस टाइम वो प्रोग्रामिंग करती थी उसको एडा लैंग्वेज कहा जाता था। वो प्रोग्राम बनाती थी, उन प्रोग्राम्स को इसी पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था और फिर उसमें इंसर्ट किया जाता था, तब जाके इनपुट आउटपुट का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। पर कहीं न कहीं ये जो इन्होंने इंजन्स बनाए थे, ये कहीं न कहीं आज का जो हम सीपीयू देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं, उनका बेस था। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने किसी इंजन बनाए थे 2 ही और इन्होंने कोई कंप्यूटर डेवलप नहीं किया था। कंप्यूटर नहीं बना था बट बेसिक ऑफ कंप्यूटर इन्होंने डिज़ाइन किया था, बनाया था, ठीक है? फिर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग भी होता है, हम लोगों के अंदर भी 4 ही चीज़ें होती हैं। ह्यूमन बॉड जो होता है, उसके अंदर भी 4 ही चीज़ें होती हैं। इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। अगर उसको समझ में आएगा तो स्टोर रखेगा, अदरवाइज़ भूल जाएगा। ऐसे ही तो होता है। जैसे मान लीजिए अब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने इनपुट लिया, फिर आपने उसको प्रोसेस किया यानी लर्न किया, याद किया कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे था, ये ऐसा-ऐसा था, पूरा वो प्रोसेस याद कर लेते हैं। फिर अगर आप वो किसी को सुनाते हैं, तो वो आउटपुट है। लेकिन मान लीजिए आपको वो परमानेंट स्टोर हो गया, परमानेंट आपने उसको याद कर लिया और वो आपसे चाहे 2 साल बाद पूछे कोई, चाहे 3 साल बाद पूछे, वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, ठीक है? कब तब तक स्टोर रहेगा जब तक आप उसको भूलेंगे नहीं, यानी आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपके हम लोगों की बॉडी में भी जो फंक्शंस होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के, वो भी 4 होते हैं और कंप्यूटर के अंदर भी 4 ही फंक्शंस होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, देन स्टोरेज, ठीक है? इनपुट होता क्या है? डेटा इनपुट होता है। अब डेटा क्या होता है? डेटा होते हैं रो फैक्ट्स जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, कहीं दूर केजी लिख दिया या फिर सपोज़ करिए राम ही लिखा है तो आर यहाँ लिखा है, ए यहाँ लिखा है, एम यहाँ लिखा है, तो ये जो डेटा है इसका कोई मतलब है? नहीं है ना? तो जैसे इस डेटा का कोई मतलब नहीं होता है तो बट है तो ना कुछ ये, अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर हैं, सिंबल है ना कुछ? लेकिन अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेकिन मीनिंगलेस होता है। तो जब मीनिंगलेस होगा तब डेटा कहलाएगा और जब सिस्टम के अंदर इसको इनपुट दिया जाता है, इसी डेटा को प्रोसेस होता है और जब इन्फॉर्मेशन के तौर पे निकलता है। अब जैसे हमने 1 और केजी लिखा था, अब यहाँ 1 केजी हम पास-पास लिख दें, तो 1 और केजी दोनों का मतलब हो गया, ठीक है? यानी कोई चीज़ है जो 1 केजी है। फिर राम लिखा था तो राम को हम लोग अगर पास-पास लिख देते हैं, तो राम का भी एक अर्थ हो जाता है। तो जब डेटा मीनिंगफुल बन जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं और इन्हीं इन्फॉर्मेशन को जब हम सेव कर देते हैं, तो वो स्टोरेज कहलाता है। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की कोई 5 विशेषताएँ। तो कंप्यूटर में जैसे स्टोरेज, जैसा आप एक दिन में 10 चैप्टर, 20 चैप्टर, मैक्सिमम है 25 चैप्टर आप रट लेंगे, ठीक है? लेकिन उसको आप क्या ऐसा हो सकता है कि जैसी-जैसी लाइन आपकी किताब में लिखी है, आप वैसा ही वैसा लाइन याद कर लें? नॉट पॉसिबल, है ना? क्या होता है, आप कहीं न कहीं मिस्टेक करेंगे, कुछ ना कुछ सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, लेकिन सिस्टम में क्या होता है, आप एज़ इट इज़ मैटर जैसा आप सेव कर देंगे, जैसा आप स्टोर रखेंगे, वैसा का वैसा ही ये स्टोर रहता है, ठीक है? अब इसका स्टोरेज भी डिपेंड करता है इसकी हार्ड डिस्क पे।
इसका स्टोरेज जितनी अच्छी हार्ड डिस्क, जितना ज़्यादा साइज की हार्ड डिस्क होगी उतना ही ज़्यादा ये स्टोर कर सकता है। फिर बात आता है डेलीजेंट की। डेलीजेंट मीन्स होता है कर्मठ। जैसे हम लोग होता है हम लोग जैसे हैं तो हम लोग जैसे 7 से 8 घंटे 9 घंटे मैक्सिमम टाइम बिना ब्रेक लिए काम करेंगे, इसके बाद हम थक जाएंगे। लेकिन सिस्टम के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। सिस्टम जब तक इसमें आप पावर सप्लाई होती रहेगी, जब तक इसका सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होगा या फिर जब तक इसमें कोई इशू नहीं आ जाता है, तब तक ये काम कंटिन्यू करता रहता है। फिर वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टीपर्पज़ या फिर बहुमुखी, है ना, बहुमुखी प्रतिभा वाला कुछ। तो जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग एक टाइम पे एक ही समय पे कितने काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो 2 कर लोगे, 3 कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। एक टाइम पे ज़्यादा काम आप नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम में हम लोग कर लेते हैं ना। जैसे आपने अगर जैसे पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ भी चल रहा है, फिर कहीं पे आपने डाउनलोडिंग लगा दी है, डाउनलोडिंग भी हो रहा है, फिर आप चाहते हो कि कान में ईयरफोन लगाया है, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो एक ही टाइम पे वन टाइम और मल्टीपल टास्क हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यही गुण क्या कहलाता है, वर्सटैलिटी सिस्टम के अंदर। एक्यूरेसी का मतलब होता है परिणाम की शुद्धता। यानी जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे हमसे इनपुट देने में अगर गड़बड़ होगा, जैसे अगर हमने किया 1+2, ठीक है, तो सिस्टम रिजल्ट देगा 3। अब सपोज करिए आप सोच 2 रहे थे यहाँ पे, यानी आप 2+2 सोच रहे थे, तो आप सोचेंगे सिस्टम ने गलत बता दिया। नहीं, आप पहले अपना इनपुट चेक करेंगे, इनपुट गड़बड़ होगा तभी आउटपुट गड़बड़ होगा, अदरवाइज जैसा इनपुट आएगा वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। यानी रिजल्ट जो होता है वो अक्योर होता है, प्योर होता है। ठीक है। फिर स्पीड, तो जैसे स्पीड यानी क्या है, हम लोग जैसे अगर आपसे कहा जाए 10,000 लोगों का डेटा है, उसको आपको कैलकुलेट करना है, तो जो काम सिस्टम विद इन सेकेंड्स में करेगा, आप वो घंटों करेंगे बैठ के, तो स्पीड अच्छी होती है। ठीक है। फिर एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो अब ओ लेवल का है, ओ लेवल की कॉपी लिखनी होती है, तो आप बच्चों वाले आंसर नहीं लिख सकते हैं कि गाने सुनते हैं या गेम खेलते हैं, वो बच्चों के आंसर होते हैं। आपको कुछ ऐसी हेडिंग्स देनी होती है जो थोड़ा इफेक्टिव लगे। तो इफेक्टिव लाइक जैसे हम मेडिकल सेक्टर में यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, आपको वहाँ लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन आप दवाइयाँ मंगा सकते हैं, तो मेडिकल सेक्टर में यूज़ होता है। फिर कॉमर्स सेक्टर में यानी बिजनेस, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में यूज़ होता है। जैसे हम लोग घर बैठे सामान मंगा लेते हैं, किसी को सामान बेच सकते हैं, लाइक OLX, है ना, तो कॉमर्स सेक्टर में यूज़ होता है। एजुकेशन, तो जैसे अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक एजुकेशन सेक्टर ही तो है, और किसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में यूज़ होता है। फिर गवर्नेंस सेक्टर, तो आजकल जो गवर्नमेंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पब्लिक से कनेक्ट होती है, अपने एम्प्लॉयज़ से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये गवर्नेंस सेक्टर में बहुत यूज़ होता है। फिर रिसर्च, तो जाहिर सी बात है, चाहे एरोनॉटिक्स हो, चाहे मेडिकल की हो, जो भी हो, रिसर्च जिस चीज़ से रिलेटेड होती हैं, मैक्सिमम रिसर्च आप इन्हीं पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों का बेसिक टॉपिक कंप्यूटर होता क्या है हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है 7 to 8 मार्क्स का, कि कंप्यूटर क्या होता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर की कोई 5 विशेषताएं बताइए, या तो आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर की कोई 5 एप्लीकेशंस बताइए। तो उस क्वेश्चंस के आंसर में हम लोगों को इतना ही कंटेंट वहाँ पे ऐड करना होता है। आप चाहो तो कंटेंट कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग और अच्छा कर सकते हैं, या फिर इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए एंड लाइक करिए। थैंक यू।